हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम पढ़ते हैं जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में जो आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करता है। हमारी जो सीरीज़ है वो पॉलिटी की चल रही है और आज हम पॉलिटी का एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। मौलिक कर्तव्य को मूल कर्तव्य भी बोलते हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो है इसे हमारे संविधान में क्यों जोड़ा गया? इसे हमारे संविधान में जोड़ा गया ताकि हम जो है नागरिक यानी कि भारत के नागरिक इस चीज़ का पालन कर सके, वो उनका कर्तव्य होगा। और जिस प्रकार से नीति निर्देशांक तत्व जो है उसकी प्रकृति क्या होती है? गैर न्यायोचित यानी कि नीति निर्देशांक तत्वों में जो अधिकार हैं दिए गए हैं तो वो पूरी तरह राज्य सरकार पे डिपेंड करता है कि राज्य सरकार उसे लागू अपने राज्य में करे या ना करे। जैसे कि शराबबंदी है, तो हमने नीति निर्देशांक तत्व जब पढ़ाया तो सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो शराबबंदी जैसे बिहार में लाया गया, कुछ राज्य इसे नहीं लाते हैं तो उनकी अपनी मर्जी होती है। यानी कि नीति निर्देशांक तत्व में जो चीज़ें दी गई हैं वो गैर न्यायोचित है, यानी कि अगर वो कोई राज्य सरकार अपने राज्य में उसे लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, न्यायालय में इसके खिलाफ केस नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जो है मौलिक कर्तव्य भी होता है। मौलिक कर्तव्य की भी प्रकृति जो है गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित से मतलब है कि अगर मौलिक कर्तव्य का आप पालन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके खिलाफ जो है कोई भी मुकदमा आपके खिलाफ सुनवाई नहीं की जाएगी। लेकिन बाद में कुछ मौलिक कर्तव्यों की सूची में कुछ मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं कि जिनका पालन आप अगर नहीं करते हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इसकी प्रकृति गैर न्यायोचित है। अपवाद में जो 11 टोटल मौलिक कर्तव्य हैं उनमें से 4 मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जो दंडनीय है, यानी कि अगर उनका पालन आप नहीं करते हैं तो आपको सज़ा होगी। आइए जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया है। तो पूरे विश्व में सबसे पहले कहाँ पे आई थी मौलिक कर्तव्य की अवधारणा? तो पूरे विश्व में सबसे पहले जापान में आई थी। लेकिन भारतीय संविधान की बात करते हैं, आखिर हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया? तो भारतीय संविधान में जो है रूस से मौलिक कर्तव्य की अवधारणा को ली गई। तीसरी चीज़ है कि क्या हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था? तो हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। अब मूल संविधान से क्या समझते हैं हम? मूल संविधान का मतलब जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, तो जिस दौरान भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ उस दौरान मौलिक कर्तव्य नहीं थी भारतीय संविधान में, बाद में जोड़ा गया। तो आखिर बाद में कैसे जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य? तो एक समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की कि भारतीय संविधान में भी मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, यानी कि यहाँ के नागरिकों को भी कुछ जागरूक होना चाहिए, उन्हें कुछ कर्तव्यों का पालन करना ज़रूरी हो जाता है। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने तो ये कहा था कि इसे न्यायोचित होना चाहिए, यानी कि अगर यहाँ के नागरिक इसका पालन नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन फिर इस चीज़ को, इस अवधारणा को हटा दिया गया। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा तो इसकी सिफारिश की गई और उसके बाद फिर फाइनली जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो जिस दौरान, यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है तो उस दौरान कितने मौलिक कर्तव्य थे? कुल 10। लेकिन अभी जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो हम ये भी जानेंगे कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। लेकिन हमने देखा कि किसकी सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। लेकिन लागू किया गया वर्मा समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य को। तो इस प्रकार से इसके भी 2 क्वेश्चन कि सिफारिश जो थी की थी स्वर्ण सिंह समिति ने, लेकिन इसे लागू किया गया वर्मा कमेटी के द्वारा। और उसके बाद हमने जाना कि भारतीय संविधान में इसे रूस के संविधान से लिया गया। पूरे विश्व में सबसे पहले जो अवधारणा आई थी जापान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा आई थी। अब मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा कहाँ गया? तो ठीक जब नीति निर्देशांक तत्व है ना, नीति निर्देशांक तत्व का अनुच्छेद 36 से 51 था, वहीं 51A में मौलिक कर्तव्य को रखा गया और भाग 4A के अनुच्छेद 51 में इसे जोड़ा गया। तो हमने बताया था कि अगर कुछ संशोधन होकर चीज़ें जुड़ती हैं तो फिर उसे A, B, C करके ऐसे करके जोड़ दिया जाता है। और क्योंकि नीति निर्देशांक तत्व की भी प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी कि अगर आप कोई राज्य सरकार उसको अपने राज्य में लागू नहीं करती है तो उसके खिलाफ वहाँ की जनता कार्रवाई सुनवाई नहीं कर सकती है, मतलब मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती है।
ठीक उसी प्रकार मौलिक कर्तव्य में भी वो नागरिक की मर्जी होती है, हमारी मर्जी होती है हम उसका पालन करें या नहीं। हालांकि कुछ केसेस में कुछ मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जिनका पालन अगर हम नहीं करते हैं तो क्या होता है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हालांकि ऐसी हमारे साथ अगर ये दुविधा नहीं होनी चाहिए कि हम किसी मौलिक कर्तव्य का पालन ना करें, क्योंकि अगर संविधान ने हमें काफ़ी कुछ दिया है, हमारे न्याय के लिए इतना कुछ लिखा हुआ है संविधान में, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि संविधान ने हमें हमारा जो मौलिक कर्तव्य दिया गया है जिसका पालन हमें करना चाहिए, तो हमें वो चीज़ करना ही चाहिए। तो आइए देखते हैं मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें की, जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया तो कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को शिक्षा के अधिकार वाला जो है ये जोड़ा गया। अब देखते हैं कि 11 मौलिक कर्तव्य आखिर कौन कौन से हैं और कौन कौन से ऐसे अपवाद में मौलिक कर्तव्य दिए गए जिनका पालन अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है। और वो चीज़ वैलिड भी है, वो चीज़ सही भी है। अगर आप देखेंगे कि जो मौलिक कर्तव्य दंडनीय है उन चीज़ को आप जानेंगे तो आप समझेंगे कि ये चीज़ सही है कि अगर ये चीज़ें अगर होती हैं, इस मौलिक कर्तव्य का हम पालन नहीं करते हैं तो इसके खिलाफ कार्रवाई होना जायज़ है। सबसे पहला जो मौलिक कर्तव्य है वो बोलता है कि संविधान का पालन करें। संविधान में जो आदर्श दिए हुए हैं उनका पालन करें। उसके अलावा राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करें। तो संविधान में जो चीज़ें दी गई हैं आप संविधान के अनुकूल रहें, संविधान में जो आदर्श दिए हैं उनका पालन करें, राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज का आदर करें, पहला जो है। दूसरी चीज़ है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को हृदय में संजोए रखें। यानी कि जो भी स्वतंत्रता, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए, भारत जब गुलाम था तो उसकी स्वतंत्रता के लिए जितने भी आंदोलन होते हैं, कितनी कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली, तो ये चीज़ें हमें जाननी चाहिए और उसे अपने हृदय में संजोए रखना चाहिए। यानी कि उस चीज़ को हमें याद रखना चाहिए। और कभी भी ऐसा कंडीशन है जब हमें अपने देश की आज़ादी के लिए, हित के लिए लड़ना पड़े तो हमें उन चीज़ों को पालन करना चाहिए। यही चीज़ है 2 में। तीसरा क्या बोलता है, अब आप जो भी चीज़ें स्वतंत्रता आंदोलन को अपने साथ संजोए रखें, उसे याद रखें, उसका पालन करें समय आने पे। तो ठीक उसके बाद क्या बोलता है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। यानी कि आप रक्षा करें। जिस तरीके से भारत अभी आत्मनिर्भर है, एकजुट होकर रहता है, यहाँ पे विविधताएं हैं काफ़ी सारी अलग अलग संस्कृति हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, फिर भी वो सभी एक साथ मिल के रहते हैं। तो उसको और अखंडता को, यानी कि किसी भी तरीके से भारत टूट ना पाए, ये कोशिश करें। ये हमारी सबकी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि हम अगर हर एक इंसान, क्योंकि मौलिक कर्तव्य हर नागरिक के लिए है, भारतीय नागरिक के लिए, तो हर एक भारतीय नागरिक इन मौलिक कर्तव्यों का अगर पालन करता है तो जाहिर सी बात है सबके मन में है कि हमें अखंडता को बरकरार रखना है, एकता को बनाए रखना है, संप्रभुता, हमें आत्मनिर्भर बने रहना है। तो वो चीज़, ये चीज़ कभी टूटेगी ही नहीं अगर ये चीज़ सारे जो है मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो चौथा बोलता है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो देश रक्षा हमारा धर्म होना चाहिए, क्योंकि जो सरकार है, यहाँ की सरकार, यहाँ की संविधान जैसा बनाया गया है, तो सरकार जो है हमारे लिए इतना कुछ करती है, संविधान ने हमें इतना कुछ दिया है, तो हमारा फ़र्ज़ है, तो हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए जब भी आह्वान किया जाए। जिस प्रकार अभी जो है यूक्रेन में वॉर चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो क्या होता है, यूक्रेन में जो है, यूक्रेन की जो जनता है वो आ गई है युद्ध लड़ने के लिए, उन्हें हथियार दे दिए गए हैं। यानी कि जब देश को ज़रूरत है तो वहाँ की जनता आई, तो उसी प्रकार ये नहीं सोचना चाहिए कि जो कुछ सैनिक है, डिफेंस वाले हैं, अगर इस तरीके के कभी बॉर्डर पे, हमारे देश में बॉर्डर पर कभी उस तरीके की स्थिति आए कि लड़ना पड़े, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो फौजी हैं, जो डिफेंस वाले हैं, उनका काम है लड़ना। हमें खुद भी अगर आह्वान किया जाए तो हमें खुद भी वहाँ शामिल होना चाहिए, खुद भी हमें हथियार उठा लेने चाहिए अपने देश की रक्षा के लिए। पांचवा क्या बोलता है कि भारत के सभी लोगों में भ्रातृत्व और समानता की भावना रखें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो।
यानी कि भारत में सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय, अमीर गरीब, हर किसी के साथ भ्रातृत्व, भाईचारे की भावना रखें, उनके साथ मेल मिलाप से रहें, ना कि दुश्मनी से। तो सबके साथ मेल मिलाप से रहें और उसके बाद स्त्रियों का सम्मान करें। तो स्त्रियों का सम्मान भी इसी में दिया हुआ है। उसके बाद बोलता है 6, जो मौलिक कर्तव्य 6ठे नंबर का, वो बोलता है कि हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें तथा उसका परिरक्षण करें। हमारा जो कल्चर है, हमारी संस्कृति, हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति ही भारत की असली पहचान है, तो हमें उसे बरकरार रखना है, क्योंकि पूरे विश्व में भारत अगर सबसे ज़्यादा जानी जाती है तो अपनी संस्कृति की वजह से। यहाँ की संस्कृति अलग है। जिस प्रकार से जो है जैसे नमस्ते करने की प्रथा या फिर कोई भी चीज़ें, तो हम अगर बाहर जाते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ की जो कल्चर है उसके अनुसार हम वहाँ उनके साथ ट्रीट करें। हमें ये देखना है कि हम अगर विदेश में जा रहे हैं तो हमें भारतीय संस्कृति को लेके चलना है, उसको आगे बढ़ाना है। हम अपनी संस्कृति का ही पालन करें और दूसरों को भी अपनी संस्कृति को बांटें। तो वही बोल रहा है कि हमारी संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है उसका महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। उसके बाद शांतवा बोलता है पर्यावरण तथा वन्य जीव संरक्षण। जाहिर सी बात है, पर्यावरण भारत की जो रूपरेखा है, भारत का जो पर्यावरण है, हर तरह की यहाँ पे स्थलाकृतियाँ हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे की भरमार है, जीव जंतु की विविधताएं, काफ़ी सारे जीव जंतु। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने पर्यावरण तथा वन्य जीव संरक्षण करें, ना कि डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटे, ना कि किसी वन्य जीवों का शिकार करे। काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को मिलती है। उसके बाद 8वां बोलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि वैज्ञानिक सोच का विकास करें, ज्ञान अर्जित करें। अगर हर लोग शिक्षित होगा और फिर लोग वैज्ञानिक सोच को विकसित करेंगे तो इस तरह से देश का भी विकास होगा। यानी कि हमारे विकास से ही देश का विकास सुनिश्चित होता है। 9 में बोलता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहे। अब सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति यानी कि वो ऐसी चीज़ें जो सरकार ने हमारी जनता की सेवा के लिए बनाए हैं और जैसे जनता की सेवा के लिए बनाए हैं और उन्होंने बिल्कुल मुफ्त में मुहैया कराया, यानी कि उसकी सेवा बिल्कुल फ्री ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या हो जाता है कि सरकार ने वो चीज़ बनाई है, हमारी सेवा के लिए बनाई है, वो मुफ्त की चीज़ है, मतलब हमें वो चीज़ें मुफ्त में मिली है। हालांकि उसके लिए हम टैक्स पे करते हैं, लेकिन जब सरकार ने बनाई है तो हम क्या करते हैं कि ये सार्वजनिक चीज़ है। सबसे पहले किसी भी चीज़ को लेकर हमें सरकार से मतभेद होता है, हमें चाहिए होता है कि सरकार हमें वो चीज़ें दे। हम अपने जो अधिकारों का अगर हनन होता तो उसके खिलाफ जो स्ट्राइक हड़ताल करते, तो सीधा हम क्या करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को क्या करते हैं, ठेस पहुंचाते हैं। जो गवर्नमेंट ने जो बनाई है, सीधा हम क्या करते हैं, उसे तोड़ते फोड़ते हैं। जैसे इस प्रकार इस बार जो है एनटीपीसी का एग्ज़ाम होता है, तो एनटीपीसी के एग्ज़ाम में रिज़ल्ट के साथ जो भी चीज़ें हुई, रिज़ल्ट के साथ छेड़छाड़ होती है, तो क्या करते हैं स्टूडेंट, तो स्ट्राइक पे उतर आते हैं, सरकार से मांग करने लगते हैं। आप मांग कीजिए। हमने देखा है आर्टिकल 19 पढ़ा, तो ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम हड़ताल करें, लेकिन शांतिपूर्वक करें। क्या किया लोगों ने, स्टूडेंट्स ने क्या किया, तो जितनी भी सार्वजनिक चीज़ें हैं तो उसके साथ तोड़ फोड़ की, काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचाया। अरे भाई, वो चीज़ें आपके लिए है, सरकार ने आपको दी है। अगर आप उसका तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो वो आपकी क्षति है, ना कि सरकार की क्षति है। तो वही चीज़ बोलता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें, हिंसा ना करें, शांतिपूर्वक। अगर आपको कुछ मांग भी करनी है, अपने अधिकारों की मांग करनी है, तो शांतिपूर्वक हड़ताल करें। वही हमारा 10वां जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या बोलता है कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने और सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र का विकास हो। यानी कि आप बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत या आप पर्सनली या फिर सामूहिक यानी कि ग्रुप में क्या करें कि विकास करें। तो अगर सामूहिक रूप से विकास होगा या फिर व्यक्तिगत रूप से किसी तरह भी विकास हो तो क्या होगा, इस प्रकार से अगर उत्कर्ष, तो फिर देश का भी विकास होगा। तो वही चीज़ इसमें बोल रहा है। 11वां ये जो है, ये मौलिक कर्तव्य जो है
जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये सारे मौलिक कर्तव्य जब थे, कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन ये 11वां वाला बाद में जोड़ा गया। ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में। तो सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन जो है, जो बेसिकली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आज तक, मतलब रेपिटेटिव क्वेश्चन है कि जो कुल कितनी जो है मौलिक कर्तव्य थे जब निर्माण हुआ था, यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान, तो कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे। तो 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था, या फिर 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो था वो था कि 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। यानी कि माँ बाप का फर्ज है कि वो अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए। तो ये चीज़ है जो है मौलिक कर्तव्य के रूप में आता है। लेकिन हमने क्या बताया था कि ये गैर न्यायोचित है, यानी कि अगर हम पालन करें ना करें तो हमारे खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं होती है, तो हम न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन कुछ केसेस में बाद में जो है चीज़ें जब आई, बाद में कुछ संशोधन हुए, कुछ नीतियां बनाई गई, यानी कि अगर इन मौलिक कर्तव्यों में से संसद चाहे तो किसी भी मौलिक कर्तव्य को क्या कर सकती है, दंडनीय घोषित कर सकती है। अगर आप उस मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो वो दंडनीय माना जाएगा, आपको उसके लिए सज़ा दी जाएगी। तो अभी कुल जो है 4 मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जिन्हें इस श्रेणी में रखा गया, यानी कि उनका अगर आप पालन नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको सज़ा दी जाएगी। सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले पहला चीज़ कि अगर आप राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर नहीं करते हैं और संविधान को लेकर नहीं चलते हैं, तो राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज, बहुत सारे केसेस, बहुत सारे मामले ऐसे आए थे जिसमें देखा गया कि कुछ लोग जो है राष्ट्रध्वज का अनादर कर रहे हैं। राष्ट्रगान, जब भी राष्ट्रगान बजता है तो हमें जो है सावधान मुद्रा में खड़े हो जानी चाहिए। ये हमें सम्मान देना चाहिए उस राष्ट्रध्वज को। उस राष्ट्रध्वज को खड़ा करने के लिए लोगों ने कितना संघर्ष किया है, कितने त्याग और बलिदान दिए, तो ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे वायरल हुए जहाँ पे क्या किया जाता था कि राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं किया गया, कहीं राष्ट्रगान बज रहा तो सभी लोग बैठे हुए हैं। तो इस वजह से क्या किया गया, मजबूरन, हालांकि ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, हमें किसी को जबरन कराने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम खुद इसका पालन करें। लेकिन फिर भी लोग ये चीज़ें नहीं समझते हैं और फिर क्या करते हैं, इनका अनादर कर देते हैं। तो इसी वजह से इसे जोड़ा गया कि अगर आप राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रगान का आदर नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, तो ये जो है एक अपराध माना जाएगा, अपराध की श्रेणी में आ जाता है और इसके खिलाफ अगर ये आप करते हैं, इसका अनादर करते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बाकी तो ये चीज़ें कि स्वतंत्रता के लिए हमारे आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन को हृदय में संजोए रखें। अगर आप नहीं भी संजोए रखते हैं तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है। संप्रभुता, एकता, अखंडता, अगर आप ये चीज़ें अगर नहीं करते हैं तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन क्या ये आपका फ़र्ज़ नहीं है, क्या आपका ये धर्म नहीं है कि हम इन चीज़ों का पालन करें, हम इन कर्तव्यों को पालन करें, ताकि अगर एक का विकास से ही देश का विकास सुनिश्चित होता है। देश की रक्षा, जिस देश में हम रह रहे हैं, अगर हम अपने घर में रहते हैं तो क्या हम अपने घर की रक्षा नहीं करते हैं? हमारे घर की रक्षा हमारा दायित्व नहीं है? तो उसी प्रकार देश की रक्षा हमारा दायित्व है। इसके लिए किसी को आह्वान करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें खुद दौड़ जाना चाहिए जब भी देश को ज़रूरत पड़े कि देश की रक्षा करनी है। उसके बाद भ्रातृत्व की भावना, हम ज़्यादातर दुश्मनी की भावना रखते हैं आजकल, अलग अलग धर्मों के साथ, अलग अलग जाति के लोगों से के साथ। भाईचारे की भावना तो दूर हो जाए, हम भाईचारे क्या, हम अगर उन्हें देखना तक पसंद नहीं करते हैं। यानी कि धार्मिक तौर पे भेदभाव, जातिगत तौर पे भेदभाव, अमीरी गरीबी, तो क्या ये चीज़ें, इन चीज़ों का हमें पालन करना चाहिए ताकि देश में कभी भी कलेश ना हो। स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। उसके बाद पहली चीज़ें तो ये दंडनीय है एक। बाकी अगर ये सब चीज़ों का अगर पालन करें ना करें वो आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन आपको करना चाहिए वो चीज़ें। फिर क्या बोलता है, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। अब आप क्या हुआ,
आप कहीं दूसरे देश जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, तो आप अगर किसी अगले से हैंडशेक करते हैं यानी कि वहाँ का कल्चर अपनाते हैं, तो आपको कोई नहीं बोलने जाएगा, कोई आपके साथ रोक टोक नहीं करेगा। भारतीय सरकार या फिर न्यायालय जो है इसके खिलाफ आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करें, हर जगह जो है अपनी संस्कृति को लेकर चले, क्योंकि भारत अपनी संस्कृति के कारण ही जाना जाता है। लेकिन ठीक एक के बाद नंबर 7, पर्यावरण तथा वन्य जीव संरक्षण। तो अभी आपने जो है पुष्पा मूवी देखी होगी, तो पुष्पा मूवी में क्या दिखाता है, चंदन की लकड़ियों का जो है वो स्मगलिंग होता है, इस तरह की कुछ स्टोरी है। तो क्या होता है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है ना। तो इससे आप जाने तो चंदन की लकड़ी क्या है, पर्यावरण में हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है। अगर हम उसे काट रहे हैं, उसकी स्मगलिंग कर रहे हैं, यानी कि पेड़ों को काट रहे हैं, तो फिर ये क्या है, यानी कि दंडनीय है। सीधी सी बात आपको याद हो जाना चाहिए। सबसे पहला कि राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय गान का अपमान करते हैं तो फिर क्या किया जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी चीज कि 7वें नंबर वाला जो है पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण। अभी देखेंगे आपके बहुत सारे केसेस ऐसे आ गए हैं। वन्य जीव संरक्षण आया था जो 1972 में, उसके बाद उसके तहत प्रावधान किया गया था कि सबका जो है पर्यावरण वन्य जीव का संरक्षण करें। कई सारे जीव जंतुओं की पोचिंग, उनका शिकार होता है, उनके चमड़े बेचे जाते हैं, उनके दांत बेचे जाते हैं महंगे महंगे दामों में। तो इस वजह से बहुत सारा शिकार जो है ज़्यादा बढ़ने लगा, इस वजह से हमारे पर्यावरण में असंतुलन होने लगा। इसलिए सरकार को ये कदम उठाना पड़ा, संसद को ये कदम उठाना पड़ा कि वो जो है इसे जो है दंडनीय घोषित कर दे। यानी कि आप अगर पर्यावरण वन्य जीव का संरक्षण नहीं करते हैं, यानी कि उसे काटते हैं, उसका अहित करते हैं, उसका विनाश करते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन सुधार की भावना का विकास करें। अगर ये चीज़ें भी आप नहीं भी करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन ये फर्ज है तो ये करना ही चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को, अब ये तीसरे नंबर का ये हो गया, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। जैसा कि हमने आपको एनटीपीसी वाला एग्जाम्पल दिया कि एनटीपीसी वाला जब एग्जाम्पल दिया या फिर कुछ भी ऐसा केसेस होता है जब स्टूडेंट्स स्ट्राइक करते हैं या फिर कोई भी जनता स्ट्राइक करती है, सरकार से अपने अधिकारों की मांग करती है, उस दौरान सार्वजनिक चीज़ों की क्षति देखेंगे कि रेल की पटरियों पर चढ़ गई, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, बस स्टैंड को तबाह कर दिया, कहीं आग लगा दिया, तो इस प्रकार से आक्रोश देखने को मिलता है। तो फिर क्या होता है, तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उनका नाम दर्ज किया जाता है। तो आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए कि अरे ये केस हुआ था, इस दौरान ऐसे हुआ, तो स्टूडेंट्स पे क्या किया गया था, कार्रवाई किया गया था, तो ये भी दंडनीय है। उसके अलावा व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष, आप व्यक्तिगत आप खुद में पर्सनली आप अपना विकास करें या सामूहिक रूप से विकास करें, तो ये आप पे डिपेंड करता है। ये भी दंडनीय नहीं है, ये आप करें ना करें, ये तो मौलिक कर्तव्य हमें करना चाहिए। पर और ये एक लास्ट 11 नंबर का, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। पहली चीज, जो माता पिता हैं उनका ये कर्तव्य होता है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए, शिक्षा मुहैया कराए। लेकिन ये जो है दंडनीय कैसे हुआ, शिक्षा का अधिकार हमने 21A में देखा था, अनुच्छेद 21A, तो उसमें हमने देखा था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा देना जो है उनका अधिकार है, तो उन बच्चों का अधिकार है। और वो अधिकार क्या था, मौलिक अधिकार की सुरक्षा की गारंटी कौन देता है, न्यायालय। इसी वजह से जाहिर सी बात है कि ये अगर ये चीज़ें नहीं होती तो इसके खिलाफ भी माता पिता पे कार्रवाई की जा सकती है, यानी कि ये भी दंडनीय है। यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है गैर न्यायोचित है, अगर उसका पालन आप नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन 4 मौलिक कर्तव्य, 11 में से 4 मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं, अगर आप उनका पालन नहीं करते हैं और उनको क्षति पहुंचाते हैं तो इस केस में क्या होता है कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अगर बाकी में से भी अगर कुछ ऐसे केसेस हैं कि जहाँ पे किसी को क्षति हो रही है, किसी को नुकसान पहुँच रहा है, तो वहाँ पे भी आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि यहाँ देखिए, स्त्रियों का सम्मान करें, तो स्त्रियों का सम्मान करें, और अगर नहीं हो रहा है तो सम्मान करें ना करें, उनसे दूरी बनाए रखें, चलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। लेकिन आप स्त्रियों के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, और तो उस दौरान फिर क्या हो जाएगा, वो फिर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो तो फिर न्यायालय वो फिर आपसे निपट लेगी।
तो अब आप याद रखें कि ये गैर न्यायोचित है, लेकिन 4 केसेस में जो सबसे पहला राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय ध्वज का पालन नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, यानी कि उनका अनादर करेंगे। तो पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण, आप अगर उसमें भागीदार नहीं बन रहे तो उनका विनाश ना करें, अगर विनाश करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित नहीं रखते हैं, उसके साथ तोड़फोड़ मचाते हैं या फिर हिंसा करते हैं, तो इन केसेस में भी आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और चौथी चीज़ कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा नहीं दिलाते हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये 4 केसेस में आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जो बाद में संसद ने इन चीज़ों को लागू किया। तो आशा करते हैं कि मौलिक कर्तव्य का ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। कल हम एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।